Hello guys, how are you? I hope you are doing excellent. This is Ashim Mishra came with my channel Yours Medical Library. So guys, इस वीडियो में हम नए टॉपिक में हैं जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज़। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, ओके। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ सीडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही टॉपिक है, ओके। सो इस वीडियो में हम पार्किंसन डिजीज़ के बारे में फार्मेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँगा। देखिए, पार्किंसन डिजीज़ का सिंपल सा मतलब अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि जो डोपामिन है उसका लेवल कम हो जाना, ओके, और या एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाना। मतलब कि जो डोपामिन है वो क्या है, वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ओके, और एसिटाइल कोलिन क्या है, ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ओके। तो इसका लेवल बढ़ जाता है एसिटाइल कोलिन का, ओके। दो ही चीज़ हो सकती है, या फिर डोपामिन का लेवल घट जाना या एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाना, ओके। इस कंडीशन में वो कैसे होता है हम देखते हैं आगे। तो लेट्स बिगिन गाइस। अब ये देखते हैं ये कैसे होता है। इसमें हमें तीन शब्द का समझना बहुत जरूरी है। पहला होता है क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव और मोटर डिसऑर्डर, ओके। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे उसके आगे बढ़ना, प्रोग्रेस की ओर बढ़ना। और मोटर डिसऑर्डर, देखिए दो नर्व होते हैं, ओके। दो न्यूरॉन्स होते हैं सिंपल सा, या दो नर्व बोल सकते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी का मतलब क्या होता है, सेंस ऑर्गन से लेके वो इम्पल्स पहुंचाता है ब्रेन तक, और वहीं ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक पहुंचाता है, उसको बोलते हैं मोटर। सो सेंसरी न्यूरॉन क्या हो गए, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, ओके। और मोटर न्यूरॉन क्या हो गए, ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक। ये सिंपल सा एक मैं आपको बताना चाहता था, ओके। तो मोटर न्यूरॉन में जब डिसऑर्डर आ गया या वो डैमेज हो गया तो उस कंडीशन में इसको हम इंक्लूड करते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, कैरेक्टराइज्ड। ये होते हैं क्या कैरेक्टराइज, पहला होता है रिजिडिटी। मसल्स होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी उनकी खत्म हो जाती है इस कंडीशन में, पार्किंसन डिजीज में। दूसरा होता है ट्रीमर हो जाना, मतलब उनको झटके लगना शुरू हो जाता है। और तीसरा होता है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब क्या होता है कि जो वॉलंटरी मूवमेंट होती है ना वो कम हो जाती है, ओके। तो इस कंडीशन में हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया। अब आते हैं सिम्टम्स। इसमें क्या होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा और एबनॉर्मल पोस्चर होगा। मतलब कि जैसे हम सीधा सीधा खड़े रहते हैं, एकदम स्ट्रेट वे में खड़े रहते हैं। जब पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट रहते हैं वो उनका जो बैक पोस्चर रहता है वो झुका हुआ रहता है, ओके। और उनके जो चेहरे पर जो व्रिंकल्स होते हैं, या जो चेहरे पर जो चेहरा होता है एक्चुअली वो एकदम पूरा मास्क की तरह दिखता है, जैसे ऐसा लगता है कि किसी ने मास्क लगाया है चेहरे पर, ओके। अब आते हैं इसका केस कैसा रहता है कि जो 65 से ज़्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं उनमें 0.1% चांस रहता है पार्किंसन होने का, ओके। अब आते हैं इसकी एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज, ओके। इसमें जैसे मैंने बताया था कि इम्बैलेंस बिटवीन दी इनहिबिटरी डोपामिन एंड एक्साइटेटरी एसिटाइल कोलिन। जैसे ये मैं सिंपल सा एग्जांपल बताने के लिए, जैसे ये तराजू समझ लीजिए, ये है डोपामिन, ये है एसिटाइल कोलिन। ये दोनों का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तो ये बैलेंस रहता है, ओके। बट पार्किंसन में क्या होता है कि जैसे तराजू में क्या होता है कि जिसका वेट ज़्यादा है वो नीचे तरफ झुक जाता है, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन है वो ज़्यादा हो गया, डोपामिन कम हो गया। अब डोपामिन कम कैसे हो गया, अब इसके देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, ओके। सो इसमें क्या होगा, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन रहता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके। डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कहाँ, सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके गाइस। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एनाटॉमी अच्छी होगी तो आपको पता होगा सब्सटेंशिया नाइग्रा कहाँ होगा, ओके। तो सिंपल सा एक ही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो डोपामिन है उसका लेवल घट जाता है, ओके, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ओके। सही बात है कि जो न्यूरॉन डोपामिन बना रहा है वही डिस्ट्रॉय हो गया, तो कैसे डोपामिन बनेगा, ओके। अब आता है इसका कुछ सिंपल सा अगर मैकेनिज्म समझना चाहे तो देखते हैं मैकेनिज्म क्या है ये, ओके। समझ लीजिए, आपको मैं दो सिंपल वे में बताना चाहूँगा। पहला ये हो गया कि समझ लीजिए ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये दो सेक्शन नर्व साइट्स हैं, ओके। इसमें 3 न्यूरॉन है, 1 2 3। इसमें पहला न्यूरॉन आ गया, ये गाबा न्यूरॉन है जो इनहिबिटरी है, ये डोपामिन का न्यूरॉन है जो वो भी इनहिबिटरी है, और ये एसिटाइल कोलिन का है जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ओके। ये न्यूरॉन्स हैं, ओके। जो एसिटाइल कोलिन ऑफ कोर्स ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ओके। अब देखते हैं कि अब इसमें पहला स्टेप क्या होता है। जैसे कि जब गाबा न्यूरॉन से जब गाबा रिलीज होता है, ओके, तो ये गाबा स्टिमुलेट करता है किसको, डोपामिन के न्यूरॉन को, ओके। अब ये जो गाबा से रिलीज़ हुआ है, कहाँ रिलीज़ हुआ है, सब्सटेंशिया नाइग्रा में गाबा रिलीज़ हुआ है। अब गाबा क्या करेगा, जो डोपामिन है
जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है उसको स्टिमुलेट करेगा और उससे डोपामिन प्रोड्यूस होगा। फिर डोपामिन क्या करेगा, जो एसिटाइलकोलिन है उसके लेवल को बैलेंस करेगा। जैसे जितना, समझ लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 अगर आप समझ सकते हैं 10 एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ तो 10 डोपामिन भी रिलीज होगा, तो बैलेंस कर लेगा। बट सम टाइम क्या होगा कि अगर जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वो डैमेज हो गए तो इससे क्या होगा, डोपामिन का लेवल गिर जाएगा और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, पहला पॉइंट हो गया डोपामिन का लेवल गिर जाना, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाना। उससे जो एबनॉर्मल सिग्नल प्रोड्यूस होगा, उस एबनॉर्मल सिग्नल से जो मोटिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा एक मैकेनिज्म है आपको समझाने के लिए। ओके, सो गाइज ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद इसका ट्रीटमेंट भी बताऊँ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।